नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर दहाड़े पीएम मोदी। बोले, अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस गई कांग्रेस, हम बढ़ा रहे मेमोरी। कर्नाटक हिजाब पर विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट की दो टूक, भावना से नहीं कानून से चलेंगे देश। यूपी में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी और किसानों को मुफ्त बिजली का वादा। यूपी की सियासत में कूदी ममता बनर्जी। अखिलेश संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, बीजेपी वोट से पहले मांगे माफी, इस बार यूपी में खेला हो गई। चन्नी के सीएम फेस घोषित होने से नाराज हुई सिद्धू की पत्नी। बोली, मेरे पति बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकते थे, राहुल गांधी को किया गया गुमराह। सबसे पहले बात संसद में पीएम मोदी की दहाड़ पर। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि अगर महात्मा गांधी की इच्छा अनुसार कांग्रेस होती तो क्या होता। अगर कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो भारत विदेशी चस्पे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक नहीं होता। दशकों तक करप्शन को संस्थागत न बनाकर रखा होता। जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी नहीं होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंक की आग में न जलता। कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। देश के सामान्य आदमी को मूल सुविधाओं के लिए इतने साल इंतजार न करना पड़ता। डॉक्टर साहब, क्या पीएम मोदी ने संसद में जो कुछ कहा कांग्रेस की सच्चाई बयां की है? देखिए, आपने तो सारी बातें ही कह दी, मेरे एनालिसिस के लिए कोई जगह भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्वर में, एक सांस में उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी की मटिया मेट कर दी। लेकिन 2-3 इस भाषण में जो मुख्य बिंदु थे, उसमें एक ये कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल्स के चक्कर में फंस गई है और इसलिए वो मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से इतिहास को बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इतिहास बदल नहीं रहे, लोगों की मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं। और ये मेमोरी क्या है? ये मेमोरी है कि हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरीके से आक्रांताओं ने हिंदुस्तान को लूटा, बर्बरता दिखाई, मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के संस्कार, यहाँ के सिविलाइजेशन को नष्ट करने की कोशिश की। तो ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, जो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर पार्टी परिवारवाद में ही घिरी रहेगी तो इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो टैलेंट की। मतलब एक तरीके से कह दिया कि राहुल गांधी में टैलेंट नहीं है, पप्पू है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और तमाम इस तरह की पार्टियां जहां परिवार की ही चलती हो, परिवार वाली ही पार्टियां हो, तो ये दूसरा बिंदु था। तीसरा, उन्होंने एक और अटैक किया। राहुल गांधी पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान में 2 नेशन हैं, अलग अलग नेशन है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये देश में ये है कि लोगों को लगता है कि 1947 में ही हिंदुस्तान बना, उसके पहले हिंदुस्तान नहीं था। और ये अटैक बहुत ही जायज़ भी है, क्योंकि हम लोगों को तो यही पढ़ाया जाता है इतिहास की किताबों में। वामपंथी इतिहासकारों ने कम खेल नहीं किया इस देश के अंदर में। उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान में तो पहले देश था ही नहीं, ये तो अलग अलग राजा होते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर देश है ही नहीं, नेशन है ही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखे हुए हो? इंडियन फेडरल कांग्रेस रख दिए होते। फेडरेशन की बात आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और टिका टिका के कि किस हिसाब से लता मंगेशकर के भाई को सिर्फ उन्होंने सावरकर के ऊपर एक कविता को उन्होंने स्वर दिया था, उसमें म्यूज़िक दिया था, तो कैसे उनको ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने उनको बाहर करने का रास्ता दिखा दिया था। तो ये जो तमाम जो आरोप अब तक जिस तरह के आरोप को लेकर
ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटा हुआ है। आज एक एक सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और प्रधानमंत्री मोदी का जो आज एग्रेशन था वो बेस्ट था। और जो आज जो भाषण उन्होंने राज्यसभा में दिया और जो कल लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, ये जो संसदीय परंपरा में वो एक नोट करने वाला भाषण है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर हिजाब पर छिड़ी जंग पर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी शुरू हो चुका है। वहीं अब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि देश भावनाओं और जुनून से नहीं, कानून और संविधान से चलेगा। देश के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, हम उसके मुताबिक ही काम करेंगे। डॉक्टर साहब, कोर्ट भी यही कह रहा है कि भावना और जुनून से नहीं, कानून और संविधान के हिसाब से हम फैसला लेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, कोर्ट में जो आज जो बहस हुई तो मालूम चला कि जो पिटिशनर्स थे, जो इनिशियल जो 5-6 लड़कियां जिन्होंने कहा कि हमें नकाब पहन के, बुर्का पहन के स्कूल में रोका जा रहा है, तो उनके वकीलों ने कहा कि भाई एक और पिटिशन हम डाल रहे हैं। कोर्ट के अंदर कुरान भी मंगवाया गया, ये सारी चीज़ें हुई और फिर कोर्ट ने कहा कि इस पे बहस जो है हम कल करेंगे। अब इस बीच हो क्या रहा है? कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक स्कूल्स जो बंद रहेंगे। क्यों बंद रहेंगे? क्योंकि अब अचानक से सारे जगहों पे बुर्का पहनने का नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया। लोग विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि अचानक से आप ये सारी चीज़ें जो होने लग गई हैं, 1-2 जगह पे मुस्लिम भीड़ ने पथराव भी शुरू कर दिया। फिर एक वीडियो आ गया, वीडियो को लेकर के मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। वो अचानक से फिर वैसे ही जैसे जामिया मिलिया में जब ये शाहीन बाग चल रहा था तो 2 जिहादी लड़कियों को बाकायदा मास्कट बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई ये आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये सारे लेफ्ट लिबरल कबाल को मुंह की खानी पड़ी जब उसने साफ साफ कह दिया कि हम तो देश का कानून नहीं मानते, शरीयत को मानते हैं। जितने टीवी पैनलिस्ट जो मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि हम तो शरीयत को मानेंगे। तो कहाँ ये लोग जो संविधान को बचाने के लिए तमाशा कर रहे थे इतने दिनों से? कॉमन सेंस की बात है। अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है, वहां हर व्यक्ति को यूनिफॉर्म को लागू करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जहां यूनिफॉर्म नहीं है, जहां पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई आदमी कुछ भी पहन के आ सकता है, आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाजार में बुर्का पहन के जाना है, आप जाइए। लेकिन जहां कहीं भी, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे कहीं वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, स्कूल हो, अगर कहीं पे भी यूनिफॉर्म की व्यवस्था है तो वहां पे अगर आप जिद करोगे कि भाई हम तो बुर्का पहनेंगे, हम नकाब पहनेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई लोग इन बच्चों के दिमाग में जहर डाल रहा है कि अचानक से 1 महीने में आप सारे लोग जो है वो, और मैं आपको बता दूं बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो तस्वीरें दी गई हैं पिछले 4-5 सालों में असेंबलीज के, एक भी बच्ची बुर्का या नकाब पहन के नजर नहीं आ रही हैं। ये अचानक से ये जो आ गया अल्लाहू अकबर और शरीयत को हम मानेंगे, तो ये लग रहा है कि ये पीछे से किसी शख्स की कारस्तानी है। अब हो क्या रहा है? कर्नाटक में बवाल शुरू हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि भाई स्कूल में यूनिफॉर्म लागू होगा और कोई नकाब उसमें जो है अलाउड नहीं होगा। अब ये इसी आधार पे सब कुछ होगा। समस्या क्या है कि आप बच्चों को धर्म के नाम पे रेडिकलाइज करना बंद करें। और ये ठेका सिर्फ हिंदुओं का नहीं है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जो है वो जीवित रहे। ये सभी धर्म के धर्मावलंबियों की जिम्मेदारी है और अलग अलग धर्मों के जो रहनुमा हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है। जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस गलती के लिए वो लड़कियां जिम्मेदार हैं जो
किसी के बहकावे में आकर, पीएफआई के बहकावे में या नेताओं के बहकावे में आकर वो इस तरह की जिद पे अड़ी हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, अब खबर बीजेपी की बड़ी घोषणा पर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है। अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। अगर यूपी में फिर सरकार बनती है तो अगले 5 साल में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। अगले 5 साल में हर परिवार में कम से कम रोजगार या स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने का वादा किया गया है। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई अहम वादे किए हैं, क्या पूरे होंगे? देखिए, वादे तो वादे होते हैं। ऐसी कोई सरकार आज तक बनी है दुनिया में कहीं भी कि जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया हो और 5 साल में आप पूरे कर दो? वैसी व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, जब से प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, एक चीज़ इन लोगों ने किया है कि ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं और काम करने की नीयत भी नजर आती है। और जो वायदे किए गए हैं वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि बीजेपी ने कहा है कि भाई होली और दशहरे पे जो है 2-2 सिलेंडर जो है वो फ्री दिया जाएगा। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई ईद में क्यों नहीं दिया जाएगा, क्रिसमस पे क्यों नहीं दिया जाएगा, तो बवाल तो उसमें भी मचेगा। फ्री बिजली की बात थी तो फ्री बिजली तो बेकार का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरीके से किसानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि जो सिंचाई के लिए जो बिजली की जो खपत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कि वो पंपिंग सेट से निकालना पड़ता है पानी को, तो वो महंगा अफेयर है, तो उसके लिए जो है रियायत दी जा रही है। तो खैर, मैं इस चीज़ में ज़रा सा भी इसका बिलीवर नहीं हूँ कि लोगों को आप फ्री में पैसे दें, लोगों को आप फ्री में जो है वो गैस दें, सब कुछ फ्री बिजली, फ्री पानी। वो तरीका गलत है। अगर सरकारी खजाना का इस्तेमाल ही करना है तो आप लोगों को रोजगार क्रिएट करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से आर्थिक मदद दे सकते हैं कर्ज के तौर पे, कि ताकि लोग मेहनत करना सीखें और मेहनत करके उस कमाई से वापस सरकारी खजाने को भी भरें। आप पैसे देते हो, पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं। हालांकि कुछ आर्गुमेंट है कि भाई वो खर्ची होता है तो इकॉनमी जो है रिवाइव करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुफ्त में किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं देना चाहिए। आप अगर पैसे गरीबों को देते भी हैं तो असेट क्रिएशन में देना चाहिए, कि ताकि वो कोई रोजगार कर सके, वो रिक्शा ले ले या कोई दुकान खोल ले या कुछ भी कर सके। तो ये मैनिफेस्टो है, हिंदुस्तान की अलग राजनीति का सिस्टम है। कोई आदमी फ्री बिजली, फ्री पानी कर देता है, उसको ऐतिहासिक जीत मिल जाती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी उसी रेस में लगी हुई है। अब सब लोग फ्री बांटेंगे, और ये फ्री कुछ फ्री होता नहीं है। ये मिडिल क्लास के खून को चूस के लोगों में बांटने की काम किया जाता है। तो ये गलत प्रथा है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, इसमें तो बदलाव होता नजर आ नहीं रहा है। जी, अब खबर यूपी में होने वाले खेला पर। यूपी चुनाव के सियासी रण में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। जैसे ही ममता एयरपोर्ट पहुंची, अखिलेश यादव ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता ने अखिलेश को भाई कहकर संबोधित किया। यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी को वोट से पहले माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी हिंदुस्तान के लिए खतरा है। इसके साथ ही ममता ने अखिलेश के पाले में 300 से ज्यादा सीटें आने का दावा किया और सपा कार्यकर्ताओं की तरफ फुटबॉल उछालते हुए कहा कि अब यहाँ खेला होवे। डॉक्टर साहब, क्या ममता दीदी अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में खेला करने वाली हैं? भाई, खेला क्या होगा? क्या वही खेला होगा जो बंगाल में हुआ? क्या वही खेला होगा कि बंगाल में जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, क्या यूपी में वही खेला ममता बनर्जी करेंगे अखिलेश यादव के साथ मिलके कि वहां दंगे होंगे और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा? क्या चुनाव के बाद वही खेला होगा कि हिंदू महिलाओं को घर से घसीट के बाहर निकाल के बलात्कार किया जाएगा उनके साथ? क्या वही खेला होगा कि चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव और ममता बनर्जी वो हिंदुओं के घरों को आग लगा देंगी, जो बंगाल में हो रहा था? तो ये खेला
ये कोलकाता हाई कोर्ट में जिस तरीके से केसेस चल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, वो यूपी के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये वही ममता बनर्जी है जो कोई भी वहाँ पे यूपी का, बिहार का व्यक्ति बंगाल के चुनाव में नज़र आता था, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हुआ नज़र आता था, तो ममता बनर्जी स्टेज से कहती थी कि ये यूपी के गुंडे आ गए हैं। तो गुंडों के साथ मिलके आप वोट मांगने आई हैं गुंडों के साथ? ये सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ऐसी नेत्री के साथ आप गठबंधन कैसे कर सकते हो जिसने पूरे यूपी को गुंडा बताया था। और ममता बनर्जी बता रही कि अखिलेश यादव मेरा भाई है, उनके भतीजे की उम्र का है अखिलेश यादव। और ममता बनर्जी का अगर अखिलेश यादव भाई हैं तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव क्या हुए? अंकल हो गए क्या? ये तमाशा बंद होना चाहिए। ममता बनर्जी की बंगाल के बाहर, वो यूपी के अंदर अगर खुद भी पंचायत का भी चुनाव लड़ेंगी तो वो जीत नहीं पाएंगी। ये उनकी जो राजनीतिक साख है। अखिलेश यादव इसलिए उनको साथ लेकर के घूम रहे हैं कि ताकि मुस्लिम वोटर्स जो है वो पूरी तरीके से उनके साथ आ जाएं, ओवैसी के पास कोई ना जाए। ये इसके पीछे की कहानी है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर सिद्धू की बगावत पर। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद कलह बढ़ती जा रही है। सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे सुनील जाखड़ ने पार्टी से किनारा कर लिया, तो वहीं सिद्धू की पत्नी ने नाराजगी दिखाते हुए खुलकर बयान दिया और कहा कि सिद्धू पंजाब सीएम पद के लिए सही चेहरा थे, राहुल गांधी को गुमराह किया गया। इस तरह के पद के लिए शिक्षा भी आधार होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सिद्धू तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने कमान संभाल ली और मैदान में आ गई है, नाराजगी जता रही है। देखिए, पॉलिटिकल सर्किल में लोग ये कहते हैं कि सिद्धू ने बीजेपी को छोड़ा, वो कांग्रेस में चले गए। सारा चीज़ जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिसीजन में जो है उनकी पत्नी का रोल होता है। अब वो तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, और ऐसे वक्त में इतना लेट किया गया कि सिद्धू तो अब किसी दूसरी पार्टी में भी जाने लायक नहीं बचे। नॉमिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। दिक्कत ये है कि चन्नी वो तो ये इंश्योर करने वाले हैं कि जो एमएलए का चुनाव सिद्धू लड़ रहे हैं वो भी वहाँ से हार जाएं, एक बार में कांटा जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। और इन सारी चीज़ों को जानते, हकीकत, राजनीतिक हकीकत को जानते हुए उनकी पत्नी नवजोत कौर ने जो बयान दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मतलब चन्नी पढ़ा लिखा नहीं है ना। दूसरा, ईमानदार, आप ये समझिए, ईमानदार। सिद्धू ईमानदार और चन्नी जो है वो बेईमान, घोटालेबाज। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर की तरफ से बयान आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को गुमराह कर दिया गया। मतलब राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं है। राहुल गांधी ऐसे आदमी हैं कि जिनको चार आदमी गुमराह कर दे तो वो गुमराह हो जाते हैं। भैया, ऐसा व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। ये तो देश का बेड़ा गर्क कर देगा अगर ये प्रधानमंत्री बन गया। चार लोग आ जाएंगे, गुमराह कर देंगे। तो ये जो बयान आया है ये बहुत ही खतरनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए, और सिद्धू के लिए भी बड़ा खतरनाक है। देखना ये है कि चुनाव के बाद अब किस हिसाब से वो पलटी मारते हैं। आज अगर सिद्धू बीजेपी में होते तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते, पंजाब के सबसे बड़े लीडर होते। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति वो खेल है, इसमें जो जितना ज़्यादा पेशेंस दिखाता है वही विनर होता है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।